अक्सर की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। वेलकम टू द बी एजुकेशन, जहां आज हम करेंगे 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को। और ये है पार्ट 1। थंबनेल में ही देख लिया होगा पार्ट 1, क्योंकि देखो अभी स्टार्टिंग है तो हम हर चैप्टर को 2 पार्ट में खत्म करने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये पूरे साल हम साथ में करेंगे, वन शॉट लास्ट में एग्जाम्स के टाइम पे लाएंगे। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सीबीएसई 10th बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग फॉर नीट एंड जेई ऑल्सो। अपना टारगेट बड़ा है, नीट और जेई। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फिर से मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर लेना, अभी 6 सब्सक्राइबर हैं और मेरे लिए ये 6 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मजे की बात उनमें से एक मेरा खुद का ही है। हा हा हा। चलिए, तो बच्चों आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम ही केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है भाई? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है उसकी डेफिनेशन पहले पीछे पीछे लिख लो। राइटिंग समझ नहीं आया तो भाई स्क्रीनशॉट लेके ना चैट जीपीटी से कहना, ठीक करके दे देगा। वैसे मेरी राइटिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो लिखो, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट्स। ये जो टर्म है ना बेटा, मतलब जो साइंटिफिक अब टर्म हम यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट्स, ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज हम किस लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं बस लिखे जा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कि किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर प्रोडक्ट्स, टू वन। तो लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, है ना? पोस्ट कर लिया करो अगर कहीं लिखना हो तो, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हमें बोर्ड के लिए भी और अगले 2 सालों की भी तैयारी करनी है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक या एक से ज्यादा, दो तीन चार कितने ही हो सकते हैं रिएक्टेंट्स, अभी मैं बताऊंगा रिएक्टेंट्स होते क्या है। वो कन्वर्ट होते हैं, मिक्स होकर कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, चीजों में। ठीक है, अब मैं जैसे आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। जैसे मीथेन गैस जो होता है, मीथेन गैस बहुत यूज होता है, मीथेन गैस, ठीक है, गाँव में। और ऑक्सीजन के साथ अगर मैं उसका रिएक्शन करवाऊंगा, ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें से पता है क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो आपको यही समझना है यहाँ पर कि हमने दिया क्या था उसको? मीथेन दिया था और ऑक्सीजन दिया था। और ये मीथेन और ऑक्सीजन दिया था और उसने बना क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यही तो डेफिनेशन कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने एक या एक से ज्यादा, फिलहाल तो हमने एक से ज्यादा दे रखा है, रिएक्टेंट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना बेटा, ये रिएक्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। और ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ राइट हैंड साइड में हम हमेशा प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हैं। और ये जो प्लस वाला साइन है ना, ये सेपरेशन होता है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो वो सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। और ये एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को, है ना? ये इधर से शुरू होके इधर खत्म है, एरो हेड जिधर है उधर खत्म है। कई बार आप देखोगे, मैं छोटा सा कॉर्नर बता देता हूँ यहाँ पर, देखो ऐसे भी दिखेगा, मतलब रिएक्शन दोनों साइड जा सकता है। ठीक है, होपफुली केमिकल रिएक्शन की बात समझ में आ गई हो। एक सिंगल रिएक्टेंट के साथ भी मैं आपको अगर एग्जांपल दे देता हूँ, जो आयरन सल्फेट होता है। ठीक है, अभी मतलब बहुत डिटेल में सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आयरन सल्फेट को जब गर्म किया जाता है ना, जब गर्म करते हैं, तो उसपे से आयरन ऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है। तो इस पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कितने दिख रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट 3 है। तो ऐसा होता है। ठीक है, उसके अलावा भी चीजें जो लिखनी है वो लिखो। ये पहला पॉइंट हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बजा दो। एक दिन छोड़ के एक दिन 10th की आ रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन 9th की आ रही है। तो अगर 9th और 10th में हो, कोई 9th वाला है तो उसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, अच्छा,
आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, है ना? तो जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो हमेशा केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज अकर्स। और ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा जो मैं अपने हाथों से इतनी मेहनत से तैयार कर रहा हूँ। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, चाहे ये एग्जाम्पल 1 ले लो, चाहे एग्जाम्पल 2 ले लो, ये वाला एग्जाम्पल 1 है ना, मीथेन वाला, और ये आयरन सल्फेट वाला एग्जाम्पल 2 ले लो। इसमें हमेशा केमिकल चेंज होता है। ठीक है? केमिकल चेंज होता रहता है। तो केमिकल चेंज की आइडेंटिटीज क्या है, लिख लो भाई। केमिकल चेंज की आइडेंटिटीज, केमिकल रिएक्शंस की आइडेंटिटीज, मतलब वही, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही केमिकल चेंज है। तो पहली चीज जो भाई साहब, चेंज इन कलर, सबका उदाहरण दूंगा भाई मैं, है ना? चेंज इन कलर। उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज, स्टेट यानी कि मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है? और लास्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि एनसीईआरटी में ये 4 लिखे हैं, लेकिन 5वां पॉइंट भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं भाई प्रिसिपिटेशन को। मैं लिख देता हूँ कॉर्नर में पीपीटी, है ना? अपना ग्रीन बोर्ड सुंदर लग रहा है। ये सारे केमिकल रिएक्शंस के निशानियां हैं, है ना? आप अगर देखोगे कहीं पर, ये इसकी सारी निशानियां हैं। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो समझ जाना, चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, यानी कि भाई साहब सॉलिड लिक्विड गैस में, और इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि उसमें से गैस निकल सकती है, कोई सी भी गैस हो सकती है। और जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, पीपीटी भी बन सकता है। तो थोड़ा और आगे मूव करते हैं अब इसमें, कि इसमें कौन सी चीजें रिएक्टेंट्स थी, कौन सी प्रोडक्ट थी, उसकी एक स्पेशल डेफिनेशन भी लिखवा दूं बच्चों की। अरे यार, ऑरेंज नहीं, व्हाइट से लिखेंगे हम। ठीक है? द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, दैट अंडरगो केमिकल चेंज। अब देखो, मतलब कहीं कहीं मैं जल्दी में रहता हूँ तो स्पेलिंग गलत हो सकता है ना? स्पेलिंग की मैं गारंटी नहीं लेता, पूरी बात, बाकी सारी बातों की मैं गारंटी लेकर रखता हूँ। आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अच्छा, मैंने ऊपर नहीं कहा था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो बता रहा हूँ। द न्यू प्रोडक्ट, अभी ना मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन लेकिन जो मतलब यही अभी फिर वही गलती करता, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ ना इस फील्ड में, तो मुझे उतना समझ नहीं है कि क्या क्लिक करने से क्या होता है, देखो। ठीक है? तो इसीलिए क्या हुआ ना, सारा रिकॉर्डिंग फिर से करना पड़ रहा है। ये सब मैंने रिकॉर्ड किया था अभी। सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बट कोई बात नहीं, सीखना पड़ता है ना, ये सारी चीजें भी सीख रहे हैं, दिक्कत नहीं। आप लोग भी थोड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। 6 सब्सक्राइबर हो गए, अच्छा लगा मुझे। तो देखो बेटा, जो सब्सटेंस होता है, अब देखो मैं हाइलाइटर यूज कर रहा था, तो जो सब्सटेंस होता है ना, सब्सटेंस जो किस में गया हो, केमिकल चेंज में गया, केमिकल चेंज में, जैसे ही आप ध्यान से देखोगे ना, मीथेन और ऑक्सीजन वाला, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो वो रिएक्टेंट्स होते हैं। यानी कि मैं वापस अगर लिखूं, जैसे मैं यही लिख देता हूँ, मीथेन, चलो रेड से ही लिख देते हैं, और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ था, तो ये कौन थे? ये जो केमिकल चेंज में गए हैं, तो ये क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। और दोनों का कॉम्बिनेशन जो हुआ था, कॉम्बिनेशन, उसमें से बना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है बेटा, ये जो नए सब्सटेंस बने हैं, इन भाई साहब इनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। ठीक है? नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे। तो अपन यहाँ करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट 1, इसका हमने नाम दे रखा है मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट करेंगे।
एक्सपेरिमेंट। तो देखो जी, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले घर से बाहर निकलना है आपको, स्टेशनरी में जाना है और वहां खरीदना है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन मिल जाता है आजकल स्टेशनरी में, इसीलिए कह रहा हूँ। मैग्नीशियम रिबन को घर लाओ। घर लाके घर से ना कहीं से बढ़िया से इसको साफ करना है। लेकिन साफ किससे करें? धोना नहीं है भाई इसको। रेगमाल होता है ना, सैंड पेपर, रेगमाल, उससे साफ करना है। अब यहाँ पर एक लोचा है भाई। यहाँ इसी से, क्लीनिंग से ही ना, कि भाई मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसमें ही जो है सीबीएसई क्वेश्चन बना देती है। ये बताओ क्यों साफ किया जाता है? भाई साहब इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है। अब ये जो लेयर है वो रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट टू बर्न। मैं नहीं जल रही, मैं नहीं जल सकती, लेकिन लाडली हम तुझे लाएंगे जलने के लिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे ना, ये एक्सपेरिमेंट का नाम ही है। अच्छा, नहीं लिखा बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए लाए, तुम कह रहे हो जलेंगे नहीं, इसीलिए हम सैंड पेपर से भाई साहब साफ कर देते हैं कि भाई तुझे जलना पड़ेगा, है ना। तो सैंड पेपर से साफ करने के बाद अब हम उस पे लगाएंगे बढ़िया से आग धधकती हुई, बर्न करेंगे उसको। बर्न करने के बाद अब जो जादू देखोगे ना, वो मैजिक क्या है, कि जैसे हम एलपीजी वगैरह जब जलाते हैं अपने घर पे, तो उस पे से ना ब्लू, क्लीन ब्लू फ्लेम निकलती है। इसका जो फ्लेम होता है वो होता है डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये जो टर्म यूज किया है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, यानी कि सफेद चमकदार। डैजलिंग मीन्स चमकदार हो जाता है, चमकदार फ्लेम हम इसमें यूज कर लें। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है वो पता चल गया। वैसे मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं सैंड पेपर से और उसको जलाते हैं। तो इसको अगर हम इन वर्ड्स लिखें तो मैं लिख देता हूं, बर्निंग ऑफ क्लीन। और हाँ बच्चों, नोट्स तो मिल जाएगा आप लोगों को, नोट्स की टेंशन मत लो। पढ़ाई पे फोकस रखो, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स तो बहुत अच्छी चीज होती है, बताए मतलब। बोर्ड के मार्क्स ना इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। अब कितने इंपॉर्टेंट होता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो इम्पोर्टेंट है आप लोग जिस लेवल में हो। तो इस पे से व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम निकलती है, ठीक है। ये बात तो मैंने आप लोगों को गा के सुना दी। अब व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम निकलने के बाद वो किस में चेंज हो जाती है बेटा? व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाती है। इसमें चेंज हो जाती है, व्हाइट पाउडर में। वो चेंज हो जाती है व्हाइट पाउडर में। और वो जो व्हाइट पाउडर होता है ना, वो ऐसे नॉर्मल नहीं होता, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम, अरे पार ही हो गए हम तो। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, टू फॉर्म मैग्नीशियम व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब एक बार इसको जल्दी से रीड करो, क्या लिखा है? बर्निंग ऑफ अ क्लीन मैग्नीशियम रिबन, क्लीन क्यों होता है वो भी बता दिया। विद dazzling व्हाइट फ्लेम, सफेद फ्लेम के साथ निकलती है, और उससे जो व्हाइट पाउडर बनता है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। अब ये हुआ किस वजह से रिएक्शन? इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन एयर। तो ये इस वजह से हुआ है कि ये मैग्नीशियम रिबन जो था और ऑक्सीजन जो था एयर में जलाने की वजह से उनका आपस में रिएक्शन हो गया। तो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो मैग्नीशियम रिबन तो मैग्नीशियम ही था, और मैग्नीशियम का जब रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एयर में जो मेनली, आप एयर भी लिख सकते हो, एयर का जो मेन पार्ट है ऑक्सीजन है, जिसके साथ ये रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हुआ तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या था? व्हाइट पाउडर था इस पे, है ना, व्हाइट पाउडर था। ये एक्सपेरिमेंट याद रखना, बहुत काम की चीज है। और इस पे से जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए, खास करके सीबीएसई वाला ऑक्साइड लेयर वाला, बहुत बार आता है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले एक्सपेरिमेंट। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीछे स्टार्टिंग में ही बताया था क्या होता है पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रिसिपिटेट होता है। और प्रिसिपिटेट लिख देता हूं मैं, प्रिसिपिटेट जो क्या है होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर। इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, पानी में नहीं घुल सकता भाई,
इसीलिए स्पेशल है। तो बच्चों अभी तक अगर सही में सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। हमारे 6 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और सिर्फ आप यहाँ पर 9th या 10th की फाइनल ईयर एकेडमिक्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है नीट और JEE। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए सब्सक्राइब कर लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हो। तो इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट लेना है। ये आपको ना ऑनलाइन मिलेगा, ऐसे जनरली स्टोर्स में नहीं रखे होते। अब लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, सॉलिड भी आता है, और उसको पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ मिला देना है। पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्यूशन के साथ मिला देना है। दोनों की सॉल्यूशन लेने हैं, ठीक है, लेड नाइट्रेट का भी और पोटेशियम आयोडाइड का भी। कहोगे क्या स्पेशल होगा? जी भाई, कुछ स्पेशल नहीं होगा। दोनों अभी तक तो कलरलेस थे। सिंपली ये जो था अकेला कलरलेस था, ये भी अपना अकेला मस्त कलरलेस बना हुआ था। लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, पहले बता देता हूँ फॉर्मेशन क्या होगा। लेड आयोडाइड बनेगा, ठीक है, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। हाँ, तो स्पेशल क्या हुआ, जैसे ही लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिला दोगे, एक स्पेशल सी घटना घटेगी इसमें कि दोनों कलरलेस मिलके लेड आयोडाइड का जो कलर है, लेड आयोडाइड जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलेगा, वो येलो कलर की एक सब्सटेंस बनाएगा। येलो कलर का एक सब्सटेंस बनाएगा जो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बना देगा भाई। येलो पीपीडी कलर बनेगी। लेड आयोडीड की बनती है दोनों में से, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट की नहीं बनती, लेड आयोडीड की बनती, लेड आयोडाइड की, सॉरी। अब लेड नाइट्रेट ना हो, मान लो हमारा ये एक्सपेरिमेंट करना है, हमें येलो कलर की पीपीटी चाहिए, और ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है कि येलो पीपीटी किससे बनती है, लेड आयोडाइड की, ठीक है। अब सीबीएसई का एक और फेवरेट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट नहीं है, क्या करोगे, क्या लोगे भाई, क्या रखोगे उसकी जगह? तो कह देना भाई सीबीएसई देखो हम डरे हुए नहीं है, हमने बी एजुकेशन से क्लास ली है और हमें पता है कि लेड नाइट्रेट नहीं होगा, तो हम ले लेंगे लेड एसिडेट। क्या ले लेंगे भाई? लेड एसिडेट। सेम रिएक्शन करेगा, सेम लेड आयोडाइड बनाएगा और येलो कलर की पीपीटी आपको दे देगा साफ साफ। ठीक है, मैं लिख दूं क्या ये? when lead nitrate reacts with potassium iodide, it forms lead iodide and potassium nitrate, in which lead iodide is a yellow PPT। ये है, ठीक है। अगर लेड नाइट्रेट नहीं हो तो आप ले सकते हो लेड एसिडेट। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए तो भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मैं कलर व्हाइट चूज करूंगा क्योंकि विजिबल होता है ग्रीन में, या तो व्हाइट या तो ये। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 अपन बात कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट 3 का जो हम नाम रखेंगे वो रखेंगे केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस चेंज द टेम्परेचर। यस, लिटरली केमिकल रिएक्शन जो है टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहीं तक पहुंचा था कि यहाँ पर डिलीट हो गया था, मतलब 20 मिनट की जो मेरी मेहनत थी वो खराब हो गई थी। बट मैं वापस से, मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वापस से किया। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लेना पड़ेगा जिंक, सॉरी, जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक ग्रेनुअल्स है ना, जिंक के दाने ले लो आप। अब इस जिंक के दाने को किस पे लेना है? कॉनिकल फ्लास्क में। मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का, मेरी मतलब कंप्यूटर पे इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, बट तो अभी फिर वही गलती करता मैं, उसमें भी लगभग
इस स्टेज में आके गलती हो गई थी। मैं अब इरेजर चूज करता हूँ। थोड़ा सा ना नूब नूब हूँ मैं, नया नया हूँ मैं हाँ, बढ़िया केमिकल बना है, फ्लास्क बना है मेरा। अब इस पे ना थोड़ा सा ऊपर वो रख देते हैं। हाँ, ये अपना रबड़ है, स्टॉपर है, ठीक है, वो कॉर्क का स्टॉपर बनता है ना, ये वही कॉर्क है। कॉर्क है मेरा इसमें। ये फ्लास्क है ना, ये तो नाइन्थ क्लास में दिखा देते हैं भाई, कॉनिकल फ्लास्क है। इसके अंदर से ना मैंने वो निकाला है भाई, अंदर का गैस जो है ना वो बाहर निकलेगा, तो इस पे दो चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। अब हमने क्या लेना है, जिंक ग्रेनुअल्स लेना है, तो चलो जिंक के दाने लिए जाएं। तो जिंक के दाने विजिबल हो इसलिए मैं थोड़ा ना स्काई ब्लू कलर का ले लेता हूँ। ये जिंक का दाना है भाई, ठीक है। ये जो स्काई ब्लू वाला कलर दिख रहा है ना फ्लास्क के अंदर, वो जिंक के दाने हैं। अब इसमें कहा है कि ऐड, सेकंड स्टेप का है ऐड डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब होता है अभी लेस पावर समझो, जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड, HCl और H2SO4। ये कौन सी दो बलाएं बेटा, पढ़ा है आप लोगों ने सेवेंथ में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी होती है, ठीक है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ही वैसे मिनरल एसिड है, और ये H2SO4 तो किंग ऑफ एसिड है। अब अपने को उस पे वो डालना है, तो डालते हैं चलो, हाइलाइटर की हेल्प से। अरे हाइलाइटर की हेल्प से डाला जाए। ओके, ओके, डल गया, मतलब बाहर भी आ गया, थोड़ा और स्पिल आउट हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब बढ़िया सा रिएक्शन होगा, गर्मा गर्म रिएक्शन होगा। और इस गर्मा गर्म सॉरी, गर्मा गर्म रिएक्शन में एक खास चीज क्या होगी भाई, कि इस पे से अब निकलेंगे बहुत सारे बबल्स, छोटे 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 बबल्स निकल रहे हैं। और ये जो है इस छेद से बाहर निकलेगा। अब ये बबल कौन से हैं वो भी पता करते हैं। तो देखो हुआ क्या है इस रिएक्शन में, कि जब जिंक का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ हुआ है, लेट्स से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हुआ, तब उसने बनाया है जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। और साथ में हुआ है हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन। हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन, तो ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसकी टेस्टिंग भी आती है, लेकिन वो चैप्टर नंबर 2 में है, तो उस पर बात करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस पे इवॉल्व हो रही है, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर गैस इवोल्यूशन पे बात ही नहीं करना था, लेकिन गैस तो इवॉल्व होती है साइंस में, केमिकल रिएक्शन में। तो टेम्परेचर, और ये जो फ्लास्क है ना जो नॉर्मली रखा है, तो आप जैसे ही इसको टच करके देखोगे, ये कैसा हो जाएगा, कॉनिकल फ्लास्क बिकम हॉट। कॉनिकल फ्लास्क कैसा हो जाएगा, बिकम्स हॉट। तो हमने कंक्लूड किया इस पे से दो चीजें। एक तो केमिकल रिएक्शंस में खास बात और हो जाती है, दो चीजें, कि पहली चीज तो हो सकता है कि उसमें से एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, जैसे इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा था, ठीक है। और हो सकता है टेम्परेचर में बदलाव भी आ जाए, चेंज इन टेम्परेचर भी हो जाता है। तो दोनों हो सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है और चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। होपफुली यहां तक समझ में आ गया हो। अब चलिए बढ़ते हैं अगले उसमें। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। तो वो 5 चीजें वापस से मैं दोहरा देता हूँ। वैसे मुझे पता है, आप लोगों को पता है, आप लोग सुपर इंटेलिजेंट हो। चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में किसी में भी परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, बहुत एग्जाम्पल इसको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कई एग्जाम्पल देखने को हमें मिलेगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, लास्ट एक्सपेरिमेंट ही हमारे याद कर लो, ठीक है। और फोर्थ थी हमारी चेंज इन टेम्परेचर, सेम लास्ट एक्सपेरिमेंट ही हमारी याद कर लो। और एक और ऐड किया था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ये आपको एक्सपेरिमेंट याद करनी है नहीं करनी ये, बट 5 साइन आपको याद रखना है केमिकल रिएक्शन की। वो 5 चीजों में से कोई सी भी चीजें ऑब्जर्व हो सकती है। ओके, ओके, ओके। तो अब थोड़ी सी टॉपिक, इंट्रोडक्शन चल रहा था अभी तक, अब हमारे पास टॉपिक 2 आया है, केमिकल इक्वेशंस, जो एक्चुअली में अब हमें थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो बेसिक सी चीजें थी, कुछ कुछ तो आप लोगों को आती भी थी, केमिकल इक्वेशंस पे बात करेंगे। अच्छा,
याद करो जो हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, तो हमने क्या लिखा था कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जला, ऑक्सीजन के साथ जलने की वजह से उस पे क्या हुआ, उस पे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में बना कुछ नहीं बना था साथ में, तो मैं इरेज करूंगा, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं सही कर लूंगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बना था। तो इन दोनों में से रिएक्टेंट ये था, मैंने बता दिया था कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और प्रोडक्ट ये था, ये भी मैंने बता दिया था। सिंगल प्रोडक्ट बनाया तो इसलिए मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो हमेशा ये बात तो मैंने बता दी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है रिएक्टेंट रहेगा, और राइट हैंड साइड में हमेशा आपका प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। इतनी बात सिंपल है। और ये प्लस साइन जो होता है उनके बीच में होता है, ताकि डिफरेंट मतलब जो अलग अलग हम रिएक्टेंट दे रहे हैं उसको सेपरेट कर पाए। यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर एक ही प्लस साइन। और एरो जो बताता है वो डायरेक्शन बताता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जाकर बन के प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। ये तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो। अब इस केमिकल इक्वेशन को ना केमिकल फॉर्मूलाज में लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज में लिखते हैं, क्योंकि केमिकल फॉर्मूलाज बहुत जरूरी होता है उसके लिए। क्योंकि साइंटिस्ट को लग रहा था ये काफी बड़ा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल ही हम लेके चल रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कुछ नहीं था। तो इनको लगा ना यार देखो इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस भी होते हैं, ये तो सब छोटा ही है। तो उन्होंने केमिकल फॉर्मूला यूज करना शुरू कर दिया। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, गैस तो हमेशा मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में होता है इसलिए O2, और ये बन गया अपना MgO, है ना। 9th क्लास में सीखा होगा, मैग्नीशियम ये रहा, ऑक्सीजन, अरे मैग्नीशियम ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, MgO, ठीक है। ये तो आप लोगों को आता ही होगा। तो MgO बन गया। तो अब यहाँ ध्यान से जब देखोगे बेटा, खास चीज देखो। अब यहाँ देखो, ये जो मैग्नीशियम है ये एक है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ लेकिन ऑक्सीजन दो है। लेकिन यहाँ का ऑक्सीजन कहाँ गया, एक और ऑक्सीजन कहाँ गया। तो यहाँ पर एक नई चीज को हम इस केमिकल इक्वेशन को कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड ना हो, जो कि बैलेंस्ड ना हो, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम, भाई दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहा है, ना लेफ्ट हैंड साइड में और ना ही राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन क्या कहलाएगी, द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। यानी कि बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस अनबैलेंस्ड को ही कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इट इज कॉल्ड अ skeletal chemical equation। होप ये समझ में आ गया होगा। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो सर क्या बैलेंस्ड क्या होती है, तो सबसे पहले बैलेंस्ड क्या होती है उस पे बाद में बात करेंगे। बैलेंसिंग क्यों होती है वो बात करेंगे क्लास 9th में। अभी तो नई बुक आ गई होंगी, लेकिन पुरानी बुक में पढ़ा था, अब नई बुक में भी हो गई, अब तक पूरी देखी नहीं है मैंने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैं लिख देता हूं, ये सीबीएसई वाले बहुत ढूंढते हैं, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल
रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में नहीं बनता। इसका मतलब मास, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product is equal to total mass of the elements present in the reactants। कहने का मतलब ये है कि भाई, जित लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि मास ना ही तो बन सकता है, ना ही खत्म हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब ये है कि जितना मास प्रोडक्ट में आया है, टोटल जितना मास प्रोडक्ट का होगा, उतना ही मास जो है रिएक्टेंट साइड में ही होगा। ठीक है, दोनों साइड बराबर होगा। यानी कि इसका अगर 10 ग्राम हो रहा है तो इस साइड भी 10 ग्राम होना चाहिए। यानी कि अगर इधर mg 1 है, इधर भी mg 1 होना चाहिए। अगर इधर m वो 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। लेकिन यहाँ पर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन उसको ओबे नहीं करती है, तो जिसके वजह से इसी को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और बोर्ड कई बार पूछती है कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन याद रखना, ये 2 मार्क्स में तो कई बार दे रखा है इन्होंने इस चीज को। तो अगले पार्ट में हम देख रहे हैं कि मतलब अगले स्लाइड में अब हम देखेंगे कि कैसे बैलेंसिंग होती है और क्यों बैलेंसिंग होती है। तो अब हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है, वर्ड इक्वेशन तो बहुत पढ़ लिया, अब हम सीधा केमिकल उसमें लिखेंगे फॉर्मूले में। जिंक है ये, और ये है H2SO4। जिंक और H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। कई बार बच्चों को फॉर्मूला बनाने में बहुत दिक्कत आती है, उसके लिए स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ इस संडे को, क्योंकि संडे तो मेरी छुट्टी रहती है। छुट्टी मतलब मैं किसी भी क्लास की वीडियो नहीं डालूंगा संडे वाले दिन। तो ये वाली बात तो यहाँ पर है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इधर जिंक कितना है, 1 है। इधर जिंक कितना है, ये भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर सल्फर कितना है, 1 है। इधर कितना है, सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इधर कितना है, 4 है। बेटा यही यही है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे पीछे mg वाली थी, सॉरी, तो वो जो है फॉलो नहीं करती है। तो क्या उसको हम बैलेंस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वही अब हम सीखेंगे। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक जो मतलब हम स्टार्ट करेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस करने वाले हैं। अब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने वाले हैं, सीखेंगे कि किस तरीके से वो बैलेंस होता है। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं जो इन्होंने सबसे ज्यादा, मेरी भी फेवरेट है क्योंकि बहुत आसानी से बैलेंस हो जाती है और बच्चे सीख भी जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा बुक से थोड़ा सा अलग हटके सिखाता हूँ, क्योंकि हायर क्लासेस में भी हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि है ना, अगर साइंस लोगे 11th में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके स्टीम है, ओके स्टीम, माफ करना ये Fe3O4 प्लस H2 गैस। हाँ, तो ध्यान से देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि इधर Fe 1 है, इधर 3 है। इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो मतलब बैलेंस तो नहीं है भाई। तो बैलेंस नहीं है, तो अपने आप इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से करने वाले, किस मेथड से करेंगे बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि तुक्केबाजी से हमारी जिंदगी भी चल रही है, तो साइंस भी उसी से लेके चल लेते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, देखो स्टेप में लिखूंगा नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। स्टेप 1, इन सबको करो भाई बक्से में बंद। जैसे Fe है, H2O है, Fe3O4 है और H2 है। ये जो है, इन सबको कर दो बेटा बक्से में बंद। लो जी, और ये बक्सा जो है वो लक्ष्मण रेखा है, यानी कि इस रेखा के अंदर आपको कोई छेड़खानी
नहीं करनी है। ठीक है? इस बक्से के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और स्टेप नंबर 2 थोड़ा-सा ना जगह नहीं मिल रही, लेकिन कोई नहीं, अपन कर लेंगे थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा करके। लिस्ट बनानी है और ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप 2 किस चीज़ की लिस्ट भाई? आपके घर के सामान की लिस्ट। मज़ाक कर रहा था बच्चों। एलिमेंट्स की लिस्ट। क्या-क्या एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं यहाँ पर? ध्यान से देखोगे, मैं पूरा नहीं लिखूँगा, शॉर्ट में। आयरन यूज़ हुआ है, Fe यूज़ हुआ है, हाइड्रोजन यूज़ हुआ है और ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। ठीक है? अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं रिएक्टेंट लिख देता हूँ कि कितने हैं नंबर ऑफ एटम। Fe कितना है बेटा? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। रिएक्टेंट साइड में देखो बेटा, प्रोडक्ट साइड में देखो, Fe कितना है? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ओके। 2 स्टेप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिए। पहला स्टेप, सबको लक्ष्मण रेखा मतलब बॉक्स में बंद करो। दूसरा है कि भाई एलिमेंट्स को अच्छे से लिख लो। ये रहा वो। ठीक है? अब ये नंबर ऑफ एटम्स है भाई, लिख पाऊंगा क्या मैं? नंबर ऑफ एटम्स बहुत छोटा सा मैंने लिख दिया है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट है ना, ये लिखा हो गया। चलो, तो अब अपने को स्टेप नंबर 3 करनी है। स्टेप नंबर 3 में देखो, बुक वगैरह में कुछ अलग टारगेट रहता है। मेरा जो टारगेट रहता है, मैं सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यही मतलब सिस्टमेटिक लगता है मुझे। तो आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन तो बैलेंस है भाई, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है? अब मैं इतना ज्यादा लंबा चौड़ा स्टेप करा के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कि ध्यान से देखो इस ऑक्सीजन को आप 4 कैसे कर सकते हो। इस ऑक्सीजन को 4 कैसे कर सकते हो? हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इस पे अलाउड नहीं है, ना ही डिवीजन अलाउड है, ओनली मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। तो इसको 4 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो किधर करा है मैंने? रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट वाले में। तो मैंने क्या करना है? 4 को इसके बाहर लिख देना है। बाहर क्यों? क्योंकि अंदर नहीं लिख सकते, लक्ष्मण रेखा में छेड़खानी नहीं करनी है। सॉरी। तो देखो, 4 वन जा मतलब ऑक्सीजन के यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 4 वन जा 4 हो गया। लेकिन आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन का भी यहाँ पर हो गया बेड़ा गर्क। हाँ बिल्कुल हो गया, ये 8 हो गया। अब मैंने कहा था ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए फिर हाइड्रोजन कर लेना। अब देखो इधर ये कितना है? 8 है। अब इधर 2 है, इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई, बाहर लिखेंगे, ये लग गया 4 यहाँ पर, ये लग गया स्पेशली 4 यहाँ पर, ये 4 हो गया। अब कौन बैलेंस नहीं है? ये आयरन। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3Fe। मैं 3 स्टेप में हमारा काम खत्म, इतना ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। क्या ये बराबर हो गया है? जी बिल्कुल बराबर हो गया है। लेकिन हमें एक इसमें एक नेसेसरी स्टेप करनी है कि हमें इसकी फिजिकल स्टेट्स को भी शो करनी होती है। फिजिकल स्टेट्स को भी शो करनी पड़ती है कि हम सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं या गैस ले रहे हैं। तो जैसे Fe हम यहाँ ले रहे थे सॉलिड। ठीक है? Fe ले रहे थे हम सॉलिड। हम यहाँ पर वाटर का ना लिक्विड वाला नहीं कर रहे थे, हम यहाँ कर रहे थे स्टीम वाला, तो वो गैस हो जाता है। Fe3O4 क्या बनेगा? वो बनेगा भाई सॉलिड। और हाइड्रोजन गैस जो बनेगा वो तो मेरे मुंह से ही निकल गया गैस, तो वो गैस ही बनेगा। अब ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है भाई, पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक है? और कहीं कहीं पर AQ होता है, AQ का मतलब होता है एक्वियस, यानी कि वो जो है एक सोल्यूशन फॉर्म में है, वाटर के साथ मिक्स्ड है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ओके। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और एक चीज कुछ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के ऊपर मैं बता रहा था। कैटलिस्ट कंडीशंस पे बात करते हैं। मतलब जैसे एक रिएक्शन में दिखाता हूं आप लोगों को। CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर, सॉरी 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 हाइड्रोजन गैस, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे 340 ATM में, पैसा वाला एटीएम नहीं है भाई, प्रेशर डाला है ऊपर हमने, तो इससे बनेगा CH2 CH2 CH2OH। ओके, CH2OH बनेगा जो लिक्विड होगा। मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ वो समझना है। ठीक है? फिर अगर हम
ये रिएक्शन तो आप लोगों ने बहुत बचपन से देखते आ रहे हो 6th क्लास से। 6 CO2, 12 H2O, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। हाँ, पहचान गए होंगे भाई, है ना? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में डालेंगे तो C6H12O6 बनेगा, जो कि होता है ग्लूकोज। फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत काम आएगा। 6 O2 बनेगा और 6H2O बनेगा। O2 की जो वो है वो बनेगा एक्वसियस, और ये बनेगा लिक्विड, है ना? लिखना पड़ता है। ये जो सारी चीजें बनी है, तो इसमें कभी कभी ना हमें कुछ रिएक्शन की कंडीशंस देते हैं बेटा। रिएक्शंस की कंडीशंस होती है, रिएक्शंस की कंडीशंस होती है। जैसे फर्स्ट वाले में कंडीशन क्या था कि भाई हमें इस पे 340 एटीएम प्रेशर देना पड़ेगा। 340। सेकंड में क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होगा। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर होता है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आप लोगों को आएंगे। प्रेशर होता है, या कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करती है। ये सारी चीजें होती है, तो ये कंडीशंस होती हैं, और इनको इंडिकेट करते हैं हम इस एरो के ऊपर या नीचे, है ना? इस एरो के नीचे ए से बी गया मान लो, यहाँ पर कोई भी कंडीशंस को हम यहाँ लिखते हैं अगर है तो। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? ये हमारा पार्ट 1 था बेटा, और हम हर चैप्टर को 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आप लोग अभी न्यू 10th में आए हो। इतना प्रेशर नहीं कि एक दिन में इतना कुछ पढ़ोगे। ये पूरा लेक्चर आप देखो ये 42-43 मिनट का लेक्चर है, 1.5 घंटे आराम से लगेंगे। आप इसके नोट्स बनाओगे, ठीक है? यही वाले नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसके मैं डीपीपी देना शुरू करूंगा, नेक्स्ट वीक से ये सारे काम शुरू करेंगे। तो बस रिक्वेस्ट यही रहेगी, और सबसे पहले मेमोराइज याद रखना कि आप 10th में हो या 9th में हो, आप ये नहीं पढ़ रहे कि यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। नीट और जेई आपको सक्सेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो बस आपसे यही है कि आप बी एजुकेशन को सब्सक्राइब करो, मजा आए तो कमेंट करो, और रेफर करो, दबा के रेफर करो भाई दोस्तों को। फ्री एजुकेशन पे सबका हक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, नमस्ते। गुड नाइट तो नहीं कहेंगे, आज दोपहर में बना। बाय बच्चों।